welcome to my YouTube channel. You are watching Study with Pratik, and today in Study with Pratik we are going to discuss the 5th chapter of class 10th geography, that is mineral and energy resources. So अब तक हमने 4 चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं. ये 5th चैप्टर्स है. हिंदी में इसको कहते हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स के बारे में, हम डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में कि एक्चुअली ये दो है क्या और किस तरह से एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, किस तरह से एक दूसरे से लिंक्ड है. So this is going to be the first part of this chapter, as this chapter is a bit lengthy. So I'll be dividing this chapter in 3 parts and this is the first part. So let's continue with the chapter. सबसे पहले we'll try to know what is minerals. So let's talk firstly the definition of minerals. So minerals is a homogeneous naturally occurring substance that has a definite chemical composition. केमिकल कंपोजिशन से यहाँ पे अर्थ है रासायनिक कंपोजिशन का, कि कितने केमिकल्स का कंपोजिशन किसी एक मिनरल में है. मिनरल एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिसका नेचर कैसा है, होमोजीनियस है. होमोजीनियस मतलब कि इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस. सो दैट इज व्हाट मिनरल्स इज. So let's not get confused over the definition. This is a very simple and the most sober kind of definition for minerals. A 1-mark question may be asked or a MCQ based question may be asked related to the definition of minerals. Not evenly distributed. This minerals is not evenly distributed in the world. हम ह्यूमन ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में बात होगी, सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट में बात यहाँ पे नहीं होगी. तो पूरे विश्व में जो मिनरल्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है एंड इट इज मे बी फाउंड इन द ओशन बेड. ओशन बेड्स मतलब कि जो समुद्र का जो तल है, समुद्र की जो सतह है, उसमें भी मिनरल्स बहुत ज़्यादा प्रमाण में पाए जाते हैं. मे बी फाउंड इन ओशन बेड्स क्रिएटेड विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस. कोई भी मानवीय हस्तक्षेप के बिना, कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना ये बनता है. मिनरल्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद मिनरल्स का जो है वो बनता है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल्स किस तरह से किया जाता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणों के आधार पर, और रासायनिक गुणों के आधार पर, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हमें पता चलता है कि कोई भी मिनरल्स किस तरह क्यों मिनरल कहलाएगा. फिजिकल प्रॉपर्टीज में कलर, डेंसिटी, घनत्व, हार्डनेस जैसे फीचर्स आ जाते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज में सॉल्युबिलिटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं घुलनशीलता, और पीएच, पोटेंट हाइड्रोजन जिसका फुल फॉर्म है, ऐसी चीजें आ जाती है. पीएच मतलब हम एसिडिटी चेक करते हैं, दैट इज पीएच. और मिनरल इनटेक, हमारा जो मिनरल इनटेक है ह्यूमन बॉडी का, इट इज 0.3% ऑफ अवर टोटल इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो हम कितने टोटल 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स 5 है, हम पहले से ही पढ़ते आए हैं. उसमें से हम जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसमें से 0.3% मिनरल हम न्यूट्रिएंट्स हम मिनरल्स के रूप में लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ शॉर्ट टॉपिक, दैट इज टूथपेस्ट एंड टूथब्रश. सो टूथपेस्ट जिसमें एब्रेसिव, फ्लोराइड, वाइट कलर, स्पार्कल, ऐसी सारी चीज़ें होती है, ये सब कहाँ से आती है, तो ये सारी ही चीज़ें मिनरल्स में से आती है. एंड व्हाट आर देयर दीज मिनरल्स. एब्रेसिव जो होता है उसमें सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉस्फेट मिनरल्स, ये सारा होता है. फ्लोराइड होता है तो वो फ्लोराइड से मिलता है. वाइट कलर कहाँ से आता है टूथपेस्ट का, तो टाइटेनियम ऑक्साइड जो हमें रटाइल, एल्यूमिनाइट और एनेटेस जैसी चीज़ों से मिलता है, ये सारी ही मिनरल्स है. स्पार्कल जो माइका से मिलता है, और जो ट्यूब है, टूथब्रश है, वो किससे बनता है, जो पिक्चर में दिख रहा है वो बनता है प्लास्टिक, जो हमें पेट्रोलियम से मिलता है. So that was important section. Rocks is also very important part of this chapter. Firstly let's try to know what is rocks. So rocks is combinations of homogeneous substances called minerals. Homogeneous substances we already got to know what is homogeneous substances, और उसका जब combination बनता है तब हमें मिलते हैं rocks. You can see in the picture there are different kind of rocks. सिंगल मिनरल रॉक की बात करें तो लाइमस्टोन एक सिंगल मिनरल रॉक है, इसमें कोई दूसरा मिनरल ऐड नहीं होता. सेवरल मिनरल रॉक्स भी बहुत सारे पाए जाते हैं. मोर देन 2000 मिनरल्स आर आइडेंटिफाइड टिल नाउ. एंड फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस अंडर विच द मटेरियल फॉर्म्स, जिसमें वाइड रेंज ऑफ कलर्स आते हैं, हार्डनेस आ जाता है, क्रिस्टल फॉर्म्स आ जाता है, लस्टर एंड डेंसिटी जैसे
प्रॉपर्टीज आ जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का, जिसमें हम मिनरल्स को क्लासिफाई करते हैं। हमने आज तक जितने भी चैप्टर 10th के लेवल पे पढ़े हैं उसमें हर एक चीज़ों को क्लासिफाई करने की कोशिश करी है, चाहे वो रिसोर्सेज हो या कोई भी टाइप ऑफ रिसोर्सेज हो या फिर मिनरल एज अ रिसोर्स, और उसको क्लासिफाई करना अगर आ जाता हो। तो अगर क्लासिफाई किया जाए तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में मेनली मिनरल्स को क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें मेटेलिक्स में एग्जांपल है आयरन ओर, बॉक्साइट, मैग्नीज ओर एटसेट्रा। मेटेलिक में भी वापस सब टाइप्स आ जाते हैं, सब टाइप्स आ जाते हैं मेटेलिक के, जिसमें आ जाता है फेरस और नॉन फेरस। फेरस मतलब जिसमें आयरन है और नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं है। ओके, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड आयरन ओर। ओके, जिसमें स्टील है स्टील नहीं है, यू कैन से लाइक दैट। सो आयरन ओर है, क्रोमाइट्स है जिसमें आयरन है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फेरस। नॉन फेरस में गोल्ड, सिल्वर और कॉपर है जिसमें आयरन ओर नहीं आता। नॉन मेटेलिक की बात करें तो इसमें एग्जांपल्स है लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, मिनरल फ्यूल्स एक्सेट्रा। अब हम मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किस तरह से वो मिलता है हमें, किस स्थिति में हमें उसको देखते हैं। तो मिनरल्स आर फाउंड इन ओर्स। ओर्स में हमें मिलते हैं। ओर क्या है? तो ओर इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विथ अदर एलिमेंट्स। किसी भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो मिनरल मिक्स्ड होता है तब उसे हम ओर कहते हैं। आयरन ओर होता है, फिर आयरन ओर में से दूसरे धीरे धीरे उसमें से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जो प्योर मिनरल है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मिनरल कंटेंट की बात करें तो सफिशिएंट कंसंट्रेशन टू एक्सट्रैक्ट कमर्शियली। सफिशिएंट कंसंट्रेशन होना चाहिए किसी भी ओर में मिनरल का, ताकि उसको कमर्शियली प्रॉफिट के लिए बेचा जा सके, उसका आदान प्रदान किया जा सके। मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस इन विच मिनरल्स अकर्स। तो कौन से मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस है जिसमें हमें मिनरल्स मिलते हैं? द फर्स्ट वन इज इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड वन इज डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स, फोर्थ वन इज एल्यूवेल डिपॉजिट्स, और फिफ्थ एंड द फाइनल वन इन ओशियंस। तो इन 5 तरीकों से हमें फॉर्म जो मिनरल्स है वो हम प्राप्त कर पाते हैं। इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने की अब ट्राई करेंगे। सबसे पहला है इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को हिंदी में बोलते हैं आग्नेय शैल या फिर आग्नेय चट्टाने, और मेटामॉर्फिक रॉक्स को हम बोलेंगे कायांतरित या फिर रूपांतरित शैल या चट्टाने। शब्द से ही पता चल रहा है कायांतरित या फिर रूपांतरित मतलब कि वो चेंज होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। इग्नियस आग्नेय, ओके, दैट इज इट इज समवेयर कमिंग फ्रॉम वेयर? द फायर। एंड वेयर इज द फायर? इट इज द मोल्टेन माग्मा, द लावा। ओके, जहां से हमें इग्नियस रॉक्स मिलते हैं। फिर वो मेटामॉर्फिक, हमने रॉक साइकिल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। फिर भी आप 11th में अगर ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करते हैं तो आपको रॉक साइकिल के बारे में और डीपली जानने की आपको मिलेगा। लेकिन अभी तक आपने रॉक साइकिल आपने देखा हुआ है, 8th में भी आपने रॉक साइकिल के बारे में अच्छी तरह जाना हुआ है। तो किस तरह से इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होते हैं, किस तरह से वो साइकिल चलती है, वो आपने देखा हुआ है। अभी के लिए हम जानने की कोशिश करेंगे द मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस, जिसमें पहला वाला है इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ से हमें मिलते हैं मिनरल्स। तो हमें मिलते हैं क्रैक्स में, क्रिवाइसिस, फॉल्ट्स एंड जॉइंट्स में, दरारें और जो दोष होते हैं उसमें से हमें मिलते हैं मिनरल्स। स्मॉलर अकरेंसेस जब होते हैं उसे हम वेन्स कहते हैं। लार्जर अकरेंसेस होते हैं तब उसे हम लोड्स कहते हैं। ये 1 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू नीड टू नोट डाउन दिस। फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड that is molten and gaseous forms are forced upward through cavities। तो जो cavities होती है, जो volcanic cavities होती है, वहां से जब ये molten magma जब निकलता है लावा के रूप में, तब हमें ये जब सॉलिडिफाई हो जाता है, जब कूल्स डाउन हो जाता है, तब हम इसको यूज कर पाते हैं, तब इसे मिनरल के रूप में हम यूज कर पाते हैं, है ना। मेजर मेटालिक मिनरल्स की बात करें तो इसमें फॉर एग्जांपल टिन है, जिंक है, लेड है। इट इज ऑल ऑब्टेन फ्रॉम वेन्स एंड लॉर्ड्स। तो रॉक टाइप्स यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो पिक्चर में, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स है। इन सेडिमेंट्री रॉक सेकंड वन है। तो इसमें मिनरल्स आर अकर इन द बेड्स और लेयर्स। बेड्स सतहों में, है ना, तलों में पाया जाता है, समुद्री तल या कोई भी लेयर्स हो सकती है, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजेंटल स्ट्राटा। इसका क्या मतलब कि स्तरों के आधार पर, ओके, परतों के आधार पर, क्षैतिज स्थिति में, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल स्थिति में हमें डिकम्पोजिशन, एक्यूमुलेशन और कंसंट्रेशन के बाद संचय होता है। एक्यूमुलेशन मतलब संचय होता है किसी भी
मिनरल का किसी भी एक जगह पे कंसंट्रेट होता है और फिर हमें वहाँ से सेडिमेंट्री रॉक्स में से हमें मिनरल्स मिलते हैं। इसमें एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, फॉसिल फ्यूल कहा जाता है इसे, कोल which is formed as a result of long periods under great heat and pressure. Gypsum, potash salt, sodium salt formed as a result of evaporation in arid regions. सूखे प्रदेशों में ये सारे ही जो मिनरल्स है वो हमें मिलते हैं और ये सारे ही सेडिमेंट्री रॉक से फॉर्म होते हैं। यहाँ पे यू कैन सी शर्ट, conglomerate, limestone, rock salt, shale, sandstone. These are all examples of the sedimentary rocks. The third one, by decomposition of surface rocks, इसे हिंदी में कहते हैं चट्टानों का अपघटन, अपघटन, डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स, सरफेस में जो रॉक्स है उसका डिकम्पोजिशन होता है। रिमूवल ऑफ सॉल्यूबल कंस्टिट्यूएंट, उसमें से जो सॉल्यूबल हमने पहले ही देख लिया, जो घुलनशील, जो सॉल्यूबल होते हैं किसी भी लिक्विड में या फिर किसी भी एयर में, सॉल्यूबल मतलब कहीं भी वो घुल जाने चाहिए, तो ये घुल जाते हैं इन्वायरमेंट में और जितना भी मिनरल जो है वो हमें मिलता है। एंड दिस लीव्स अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग ऑल और, तो वेदर्ड मटेरियल आप कह सकते हैं अवशिष्ट जो जन है, रेसिडुअल है, अवशिष्ट जो बचा हुआ है वो हमारे लिए रह जाता है एक मिनरल के रूप में। यहाँ पे एक रॉक देख सकते हैं किस तरह से उसका डिकम्पोजिशन हो गया है, जितना भी फाइन जो ग्रेवल्स होगा इसमें से, जितना भी फाइन जो मिट्टी होगी वो निकल गई और फिर इसमें से हमें बॉक्साइट जैसे मिनरल्स प्राप्त होते हैं। एल्यूवियल डिपॉजिट्स की बात करें तो इसे हम हिंदी में कहते हैं जलोढ़ निक्षेप या फिर जमा। जलोढ़ मतलब कहीं ना कहीं पानी से या फिर कोई भी दूसरे फैक्टर से ये कहीं ना कहीं डिपॉजिट होते हैं, कंसंट्रेट होते हैं इन सैंड ऑफ वैले फ्लोर्स एंड एट द बेस ऑफ हिल्स। किसी भी हिल के बेस में, किसी भी वैले फ्लोर्स में सैंड में ये मिला हुआ होता है, वहाँ से हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना होता है और इसे प्लेसर डिपॉजिट्स भी कहा जाता है, प्लेसर निक्षेप इसे हिंदी में भी कह सकते हैं, इंग्लिश में प्लेसर डिपॉजिट्स, जहाँ से हमें एक फाइन क्वालिटी की मिनरल्स मिलते हैं। इट कंटेन्स मिनरल्स विच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर। ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जो पानी के द्वारा इसमें कोई भी हानि नहीं हुई होती। गोल्ड, सिल्वर, टीन एंड प्लेटिनम आर द एग्जांपल्स ऑफ द एल्यूवियल डिपॉजिट मिनरल्स। द फिफ्थ एंड द फाइनल वन इज इन ओशियंस। तो वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स इसमें मिलता है। ओशियंस में सबसे ज़्यादा हमें मिनरल्स मिलते हैं, खास करके पेट्रोलियम और जैसे फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स, बट टू वाइडली डिफ्यूज टू यूज एज कमर्शियली बिकॉज इसमें बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, बहुत ही कॉस्ट इसमें लगानी पड़ती है। कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन अभी के लिए हमें ओशियंस में से मिलती है और ओशन बेड्स में ऐसा माना जाता है कि बहुत ही रिच है ओशन बेड्स मैंगनीज नोड्यूल्स में। तो मैंगनीज नोड्यूल्स जिसे हम ग्रंथियाँ कहते हैं या फिर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, जो बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल उपयोग के लिए इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। नाउ वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट द रैट होल माइनिंग। रैट होल खनन, हिंदी में हम बोलते हैं खनन, इंग्लिश में बोलते हैं माइनिंग। तो माइनिंग के बारे में आप पहले से ही जानते हो, हम ज़्यादा डीपली इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इन ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो उत्तर पश्चिमी जो उत्तर पूर्वी जो राज्य है उसके बारे में बात हो रही है। मिनरल्स आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज। इन मेघालय लार्ज डिपॉजिट ऑफ कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट एक्सेट्रा आर फाउंड। डोलोमाइट एक प्रकार की चट्टान है। कोल माइनिंग इन जोवाई एंड चेरापूंजी, जो मेघालय के कुछ क्षेत्र है, इज डन बाय फैमिलीज इन अ फॉर्म ऑफ लॉन्ग नैरो टनल नोन एज रैट होल माइनिंग। तो रैट होल माइनिंग मतलब कि एक लॉन्ग, लंबी सी, नैरो, पतली सी टनल, सुरंग होगी जिसमें से माइनिंग की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इंसान, एक व्यक्ति जो है छोटी सी एक टनल जैसी जो पतली सी सुरंग है उसमें घुसा हुआ है, एक वो पूरी पेटी भर के कुछ कोल ला रहा है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग एक्सेट्रा इज डन हियर। माइनिंग इज ऑफ टू टाइप्स, टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओपन कास्ट माइनिंग या फिर ओपन पिट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। इस दोनों के बारे में हम अब डीपली डिस्कस करेंगे। Now we will talk about open pit mining and the shaft mining. So first one is open pit mining, also known as open pit या फिर open cast और open cut mining। तो तीन नामों से इसे जाना जा सकता है, किसी एक नाम पे
आपको याद रखना है, तीनों नाम याद रखें तो बेहतर है। इट इज़ अ सरफेस माइनिंग टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग रॉक और मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ बाय देयर रिमूवल फ्रॉम एन ओपन पिट या फिर बोरो। एक गड्ढा खोदा जाता है, उसी में से सरफेस माइनिंग इसलिए बोला जाता है, इसमें हमें आसमान दिखता है। ओके, अगर हम शाफ्ट माइनिंग की बात करें तो वो अलग होगा, उसमें हमें टनल खोदनी पड़ती है। ये जो है ओपन पिट माइनिंग, दैट इज अनसूटेबल फॉर टनलिंग। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे अच्छी तरह। इट इज यूज्ड व्हेन डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियली यूजफुल ओर और रॉक्स आर फॉर्म नियर द सरफेस। सरफेस के आसपास जब कमर्शियली यूजफुल ओर जब हमें मिल जाते हैं, व्यापारिक उद्देश्य से जो हमें प्रॉफिट दे सकते हैं, ऐसे हमें जब डिपॉजिट्स मिलते हैं, ये डिपॉजिट्स किसके होते हैं? ओर्स के होते हैं, जिसमें से हमें मिनरल्स प्रोक्यूर करना होता है। वेयर द ओवरबर्डन, जिसे सरफेस मटेरियल कवरिंग द वैल्यूएबल डिपॉजिट्स कहा जाता है, ओवरबर्डन इज relatively thin or the material of interest is structurally unsuitable for tunneling. Okay, unsuitable for tunneling, ये याद रखेंगे आप। ओपन पिट माइनिंग में टनल नहीं बनाई जा सकती, ये ओपन होता है। इसका आप फोटोग्राफ अभी देखेंगे। एज वुड बी द केस फॉर सैंड, सिंडर एंड ग्रेवल। तो जिस तरह से हमें सैंड मिलती है, जिस तरह से हमें राख मिलती है, सिंडर, जिस तरह से हमें ग्रेवल्स मिलते हैं, ये सारे ही हमें कैसे मिलते हैं? टनलिंग के दौरान मिले जाते हैं। जब हम टनल, सुरंग खोदते हैं, तब ये सारी चीज़ें निकलती है। लेकिन ओपन पिट में वी गेट ऑल द सैंड, वी गेट ऑल द सॉइल एंड द bedrocks. Now, for minerals that occur deep below the surface, सरफेस के नीचे बहुत ही हमें खोदना पड़ता है, बहुत ही बड़ा गड्ढा। यहाँ पे आप एक फोटो में देख सकते हो किस तरह से एक बहुत ही लंबा चौड़ा गड्ढा यहाँ पे खोदा गया है। दैट इज कॉल्ड ओपन पिट, वेयर द ओवरबर्डन इज थिक और द मिनरल अकर्स एज वेन्स इन हार्ड रॉक। अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड्स आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूड मटेरियल। तो जहाँ जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डन होता है, थिक बहुत ही थिक होता है, मिनरल्स हार्ड रॉक्स के अंदर वेन्स में से निकालने पड़ते हैं, वहाँ पे कुछ अंडरग्राउंड माइनिंग टेक्निक्स का, मेथड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे इन वैल्यूएबल मटेरियल्स को प्रोक्यूर किया जा सके। अब हम बात करते हैं क्वेरी के बारे में। बिफोर वी टॉक अबाउट क्वेरी, ओपन पिट माइनिंग्स आर एनलार्ज। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही एनलार्ज है, until either the material resource is exhausted, so or an increasing ratio of overburden to ore makes further mining uneconomic. So when this occurs, the exhausted mines are sometimes converted to landfills for disposal of solid waste. तो जब ये गड्ढा बहुत बड़ा हो जाएगा, जब इसमें से सारे मिनरल्स निकाल लिए जाएंगे, तब इन गड्ढों को लैंडफिल्स के रूप में उपयोग किया जा सकता है। सो हाउएवर सम फॉर्म ऑफ वाटर कंट्रोल इज यूजुअली रिक्वायर्ड to keep the mine pit from becoming a lake. If the mine is situated in a climate of considerable precipitation, or if any layers of the pit forming the mine border productive aquifers, तो ऐसी जो बहुत बड़े बड़े जो ओपन पिट्स होते हैं, वो कभी कभी लेक, बड़ी बड़ी लेक्स का रूप ले लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत खुदाई हो जाती है, बहुत खनन क्रिया हो जाती है, बहुत माइनिंग हो जाती है, तब बहुत बड़ा ये गड्ढा हो जाता है। और जब बारिश होती है तब ये जो गड्ढे हैं वो भर जाते हैं, लेक का रूप ले लेते हैं। तो ये एक टाइप की लेक्स हो जाती है। तो इसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ये लेक्स बनती है तो इसमें से पानी किस तरह निकाला जाए। और ये लेक्स भी एक्वीफर्स को फिलअप करने के लिए हमें बहुत हेल्प करती है। क्वेरी की बात करें तो क्वेरी, खदान, जिसे क्वेरीइंग हम एक प्रोसेस बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं उत्खनन। So open pit mines that produce building materials important term, and dimension stone, that is second important term, are commonly referred to as quarries. तो queries क्या है, उसकी definition यहाँ पे दी गई है। A quarry is a type of open pit mine in which dimension stone, rock, construction aggregate, sand, gravel और slate is excavated from the ground. तो ground में से इन सारी ही चीज़ों को ओपन पिट माइन के द्वारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोज में किस तरह से निकाला जाता है। यहाँ पे आप सेकंड पिक्चर देख सकते हो किस तरह से एक ओपन पिट, बड़े से पिट ने एक लेक का रूप ले लिया है। अंडरग्राउंड माइन शाफ्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये लास्ट पॉइंट होगा इस फर्स्ट पार्ट का, इस चैप्टर के। तो अंडरग्राउंड माइन विथ शाफ्ट, तो शाफ्ट एक लंबी सी सुरंग आप कह सकते हैं, ऑल्सो नोन एज शाफ्ट माइनिंग और शाफ्ट सिंकिंग। So it is excavating a vertical or near vertical tunnel from the top down, where there is initially no access to the bottom.
तो पहले पहले हमारे पास ज़मीन के नीचे का कोई एक्सेस नहीं होता, कोई पहुंच नहीं होती। लेकिन जब टनल की खुदाई होती है, जब एक वर्टिकल सीधी सी सुरंग बनाई जाती है, तब हमें नीचे का पूरा एक्सेस मिलता है और हम वहां से मिनरल्स की खुदाई करते हैं। एंड अगेन देयर इज अ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल माइनिंग ऑक्यूपेशंस, इसे कहा जाता है अंडरग्राउंड माइन विद शाफ्ट को, या फिर आप शाफ्ट माइनिंग कह दीजिए। एंड द प्रेशर ऑफ माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स कॉल्ड सिंकर्स। तो ये जो सिंकर्स है, ये वो लोग होते हैं जिन्हें माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिले जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो अंदर जाके खुदाई का काम करते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस जॉब होता है उन लोगों के लिए, और इसमें बहुत ही लाइफ का रिस्क रहता है। So this was all about the first part, guys. I will come very soon with the second part and the third part of this chapter. Till that time, please make sure you like my video if you liked it, like the lecture. Comment it down if you have any doubts or queries regarding this part. Share to your friends, and please do not forget to subscribe my channel. Click that bell icon so that you can get all the notifications of my upcoming video. I'll come very soon with the next part. Till that time, stay tuned, stay happy, and thank you very much for watching.